नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आज कर्नल अजय रैना और हम उनसे बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में, वेस्ट एशिया के बारे में और दूसरे जो वैश्विक घटनाएं हैं जिनसे भारत के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, उनके बारे में। आपका स्वागत है कर्नल रैना, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, नमस्कार एवरीबॉडी सर। बहुत बढ़िया सर। अभी जो ये विक्रम मिस्री जी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी बांग्लादेश जाकर आए हैं और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आपने देखे हैं अलग अलग प्रेस में, कुछ बांग्लादेश का स्टेटमेंट आया, कुछ भारत का स्टेटमेंट आया, कुछ और घटनाएं हुई। आज सुना है कि भारत ने चीनी का एक्सपोर्ट बांग्लादेश को बंद कर दिया है। तो आपका क्या असेसमेंट है इन सारी घटनाओं का? सर पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता ये एडवाइजर टू होम किस चीज का एडवाइजर है सर? मतलब वो आप एडवाइजर टू मिस्टर संजय दीक्षित प्राइम मिनिस्टर, किसका पता नहीं सर। और देखिए यही झमेला है कि उसमें फिर एक फॉरेन सेक्रेटरी साहब हमारे जाते हैं, तो अब अगर यूनुस साहब को अगर आप हेड ऑफ स्टेट मान ले तो एक बड़ा प्रोटोकॉल में बहुत बड़ा गैप है सर। बट चलो मिलजुल के आगे सर आई थिंक सर्टन मैसेजेस जो कि भारत देना चाहता था कि कल को कोई ये ना कहे कि कोशिश ना की गई। अदरवाइज बांग्लादेश लाइन तो कट नहीं हुई कि इमरान खान ने फोन नहीं उठा रहे मोदी साहब, तो वो मैसेजेस देने जरूरी थे। फॉर्मल डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लिया इंडिया ने कि भाई हम आपने हिंदूज के साथ ये किया, आपने हमारे खिलाफ ये किया, आप बोल रहे हो कि वीजा सेंटर शिफ्ट कर दो, आप कह रहे हो कि इंटरनेट की सर्विसेज नॉर्थ ईस्ट में जो एग्रीमेंट तोड़ दिया, वो शेख हसीना के फ्रेंड की कंपनी को रखने के चक्कर में हमारा कनेक्टिविटी में इफेक्ट पड़ रहा है, और जो गाड़ी हमारी वहां से पास होके आती है उस पर पत्थरबाजी हो रही है। उसकी डिस्पाइट दैट भारत जो एक शांति दूत है उसने अपना फॉरेन सेक्रेटरी वहां भेजा एक अटेम्प्ट करने के लिए। बाकी होना सोना क्या था सर वो हमें पहले ही पता है कि अगर जो कि सच है कि डीप स्टेट का प्लांट है, क्लिंटन फाउंडेशन का प्लांट है यूनस, तो वो हमारे कहने से या हमारे बात सुनने से तो कुछ होने वाला नहीं। हालांकि उसके बाद स्टेटमेंट बड़ा आया कि 70 बांग्लादेशी जेल में डाल दिए जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किया और हिंसा की। तो 35 मंदिर तोड़ दिए सर और 70 लोग, सब पर मंदिर दो। आई मीन ये तो एक दिखावा। मुझे तो ये विजिट और उसका स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट कि हमने डेमोक्रेसी के बारे में बात की, हमने पॉलिटिकल ट्रेड के बारे में बात की, हमने कोऑपरेशन के बारे में बात की, मुझे लगता है ये बेसिकली डिप्लोमेटिक लिपस्टिक है। इसका इफेक्ट क्या होना आई डोंट सी मच। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अभी आगे करना क्या है सर। क्या हम इसको चलने दें जैसे चल रहा है? क्योंकि जैसे अगर उसको आप बड़ा ही बिना किसी भेदभाव के पर इम्पार्शियल सा रिव्यू लेते हो तो आपको लगता है कि हिंदू जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश के अंदर ऐसे फैली हुई है कि उनको निकालना, हमने पिछली बार में इसके बात की थी, उनको ओवरनाइट निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और वर्स्ट क्या है सर, वहां के बड़े सारे हिंदू हैं जो इंडिया में नहीं आना चाहते। अब ये बंगाली पर्सनैलिटीज को समझना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है सर। जो रिच एंड फेमस हैं वो कहते हैं हम क्यों आए, हम नहीं आएंगे। और वहां के हिंदूज ही हैं जो कि आरएसएफ गालियां भी निकाल रहे हैं, चाहे वो प्लांटेड है चाहे कुछ है। तो एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा इशू बन रहा है। बट मेरे को लगता है सर बांग्लादेश के ना जो ब्रीदिंग स्पेस कम हो रही है। अभी अराकान आर्मी आगे बैठ गई उनके बॉर्डर पे म्यांमार के साथ, वो बॉर्डर हाँ, ये बड़ा एक डेवलपमेंट हुआ है। ये क्या अराकान आर्मी वाला है? ये अराकान आर्मी वाले कुछ दिनों पहले दिल्ली में भी घूम रहे थे। सर वो बुद्धिस्ट हैं, वो शांति दूत हैं। वो मैं जैसे इंडिया शांति दूत है वैसे अराकान आर्मी बुद्धिस्ट शांति दूत है। उन्होंने अपनी सेकुलरिज्म शो करने के लिए रोहिंग्यास को भर्ती किया अपनी फौज में जबरदस्ती, और उनको अपनी सो कॉल्ड जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सेल्फ स्टाइल चल रही है उसमें उनको मिनिस्ट्री दी, मतलब काफी अच्छे पोस्ट दी। तो रोहिंग्या कहते हैं भाई हमें नहीं चाहिए, तुम मरवाने के लिए हमें आगे रखो, जब भी कुछ होगा सबसे पहले हमें आगे झोंकोगे कैनन फोल्डर बना के। तो जो म्यांमार का जो 270-75 किलोमीटर का बॉर्डर है सर बांग्लादेश जो टच करता है नीचे से, वो तो हो गया सॉर्ट आउट। वो उधर से कहानी खत्म, वो अराकान कहानी आर्मी आगे खत्म, बंद हो गए, वहां से कुछ नहीं आ सकता। कुछ नहीं ना आ बांग्लादेश को सकता। अगर मंगाना है तो चटगांव के थ्रू ही मंगाए। और हाँ वो ऑप्शन बंद है सर। बाकी हम है सर, बाकी हर तरफ से इंडिया बैठा हुआ है। तो बांग्लादेश स्क्वीज हो रहा है सर। और आई थिंक आप ही के प्रोग्राम में बड़ी देर पहले बात की थी कि हम कहते थे पाकिस्तान टूटेगा, और पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश ना टूट जाए। वो जरूरी नहीं है कि हम मिलिट्री एक्शन लें सर। लोग तो कहते हैं मिलिट्री एक्शन ले लो, ये कर लो, और भी बड़े तरीके हैं। जैसे आपने शुगर की बात की सर, आपने बिजली बंद कर रखी, पूरी इंडस्ट्री बंद होगी। 20% बिजली किसी देश में जाए तो वो तो घरों में नहीं पूरी होती सर। घरों में क्या, वो तो उनके वीआईपीज को नहीं पूरी होगी ढाका के अंदर। बाकी देश तो रहने दीजिए। और अभी देखो अभी सर्दियां हैं सर, इसके बाद फिर फ्लड्स भी आएंगे, तो मानसून भी आएगी।
वो तो आती है, हमारे हाथ में थोड़ी है, वो तो इंद्र देवता की जो है वो है। और कल किसी ने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट दिया था कि जितनी शक्तिपीठ बांग्लादेश में सारी वो जाग गई हैं, जो हिंदूज के ऊपर हो रहा है बांग्लादेश में, तो उनका जो श्राप या उनका जो प्रकोप उनके ऊपर पड़ने वाला है। तो 100 वेज ऑफ सेइंग कि बांग्लादेश बर्बादी की तरफ जा रहा है सर। अब हमारे बड़े प्यारे व्यूज पूछने लगते हैं, भाई बड़ी देर से पाकिस्तान जा रहा है, बांग्लादेश कब जाएगा? इन चीजों की डेट तो नहीं कोई बता सकता सर, ना पॉसिबल है। बट ओवरऑल सिचुएशन ये है सर कि इंडिया अपने कार्ड्स कॉशियसली खेल रहा है। 20 जनवरी की बात हो रही है, तो हम लोगों ने भी ट्वीट किया था कि इंडिया पॉज ले रहा है, शायद वॉच कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ट्रम्प आके यहाँ 20 जनवरी को बांग्लादेश को सॉर्ट आउट करेगा, शायद उसके लिए बांग्लादेश लास्ट ऑफ द प्रायोरिटीज है, उसके लिए क्या? हाँ सर, उसको अपने घर में आग लगी हुई है सर। आई मीन उसका जो उसके मिनिस्ट्रियल बस जो भी सेक्रेटरी बस दी है, वो भी कांग्रेस करेगी नहीं करेगी, जिसके बारे में पिछली बार बात की थी कि वो पुराना एक क्लॉज ला रहा है 19th सेंचुरी वाला, जिसमें कि लोग आ जा नहीं सकते थे कांग्रेस वाले, तो उसमें एक डीवी होता था प्रेसिडेंट के पास, वो क्लॉज यूज कर रहा है। बट इंडिया को शायद एक इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन मिल जाएगी। व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे यूएसए आगे 7th फ्लीट हमें या कुछ करे, क्यों गई? वो यूएसए की प्रोडक्शन है। बांग्लादेश आज की डेट में यूएसए की अपनी प्रोडक्शन है। कुछ भी कह लो, कोई ये कहे कि आते ही अब ट्रंप साहब डीप स्टेट को खत्म करके बोरी में बांध के तो फेंक देंगे अटलांटिक में या पैसिफिक में, वो तो होने वाला नहीं सर। बट जो मोदी साहब ने पिछली बार ट्रंप के होते हुए जम्मू कश्मीर में किया, तो उसमें ये हमें इंडिकेशन मिलता है कि जब अगर ट्रंप बैठ जाता है, स्टेबल होता है, तो हमने जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी एक इंडिपेंडेंस और थोड़ा प्रेशर कम आएगा। जो अगर आज करेंगे ना सर, तो थोड़ा हल्ला मचेगा। अभी लोग कहते हैं हल्ले से क्या फर्क पड़ता है सर? आप खुद ब्यूरोक्रेट है, सीनियर ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट्स को देखना पड़ता है, 100 चीजें होती हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। तो मुझे लग रहा है इंडिया इज बाइंग टाइम। और एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो सच भी लगती है, वो ये कि हमें जो झोंकना चाहते हैं लड़ाई में, जैसे पहले चाइना के साथ झोंकना चाहते थे, हम नहीं लड़े। फिर पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर पंगे करने शुरू किए, तो भी रिस्पांस ठीक रहा। जब हम लोग कहते थे कि बॉर्डर खोल दो, बॉर्डर पे फायरिंग स्टार्ट कर दो, मैं कह रहा था कि सीज फायर को छोड़, लाइन को छोड़ दो, एलसी को छोड़ दो, वर्किंग बाउंड्री पे फायरिंग स्टार्ट करो, तब भी इंडिया नहीं फंसा। तो अभी भी अगर हमें बांग्लादेश में कोई झोंकना चाहता है उस आग में कि हम उसमें फंसे, तो आई थिंक इंडिया इज कीपिंग सेफ डिस्टेंस। बाकी जो हिंदूज के साथ हो रहा है सर, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बट क्रिटिकल स्पीकिंग, जो हमारे इंडिया के अंदर हिंदूज के साथ हो रहा है, वो क्या काम हो रहा है सर? आई मीन हम लोग इमोशनल तो बड़े हो जाते हैं। जो हमारे यहाँ अंदर हो जाता है कि हमारे रामनवमी के जुलूस पत्थर बजने तो एक ऐसे अनरिटन लॉ बन चुका है, उतने अनरिटन लॉ बन चुका है जैसे पार्लियामेंट से पहले अदानी की रिपोर्ट आना। तो ये दिस शोज की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। और जो हाईएस्ट डिसीजन मेकर है, वो अपने टाइम से सबर करके पेशेंस से चल रहा है। आई मीन मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता सर। दिस इज हाउ आई लुक एट बांग्लादेश। बाकी व्यूज आपने भी जो एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश टूट जाएगा, तो बांग्लादेश किन लाइंस पे टूटेगा? जैसे पाकिस्तान की टूटने की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ की फॉल्ट लाइंस तो क्लियर है भाई, वहाँ बलोच है, वहाँ पश्तून है, वहाँ सिंधी है और दीगर कम्युनिटीज़ हैं। बांग्लादेश में क्या है जो वो किन लाइंस पे टूटेगा? वहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं भाई, एक अवामी लीग है, तो बीएनपी है, तो जिहादी है, और वो सब जगह मौजूद है। वो हर जगह, और हिंदूज भी हर जगह मौजूद है। हिंदूज भी हर जगह मौजूद है। जगह मौजूद है। और आप हर डिस्ट्रिक्ट में आपको हिंदूज जो हैं वो 8 से 10%, कहीं 20% तक आपको मिल जाएंगे। उसमें सिर्फ देखने वाली बात यह है सर कि जो हमारे खुलना और जो हमारे वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है, त्रिपुरा की तरफ जो है, वहाँ हिंदू कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज्यादा है। और जो हमारे स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट हैं सर, और चाहे चिकन नेक की वाइडनिंग हो, कुछ हो, तो वो जरूरी नहीं कि हम सामने जाके खड़े होके करवाएं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है। हालात ऐसा है, तो ऐसे हालात पैदा किए जा सकते हैं सर कोवर्ट ऑपरेशंस के साथ, जिसके कारण ऐसी वाली बात होगी। बाकी सिविल वॉर का एक लैक ऑफ, जब सर भूखमरी मचती है किसी देश में, और उनका खाना पीना जो कि इंडिया से, जैसे लोग क्या कहते थे बांग्लादेश में ना, पहले भी इसके बारे में बात की कि होटल्स में वहाँ पे मिल्क पाउडर मिलता है, फ्रेश मिल्क नहीं मिलता, बिकॉज मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इंडिया से स्मगल होकर जाते हैं, उनको खा जाते हैं मार के। उनका तो सिंपल सिस्टम है। तो अगर ये उनका, अभी कहते हैं आलू बंद कर दी इंडिया ने बेचने हैं। और आदिकल शो में बड़ी अच्छी बात कह रहा था कि बांग्लादेशी सोना देने के लिए तैयार है आलू खरीदने के लिए, तो कह रहे थे आलू से सोने की कन्वर्शन की जो स्कीम थी उसका वो जो रूपरेखा तय की थी, आज हमें समझ आई। इंडियंस को तो अब समझ आ रही है इतने सालों के बाद, इतना विद्वान था जिसने आलू के बदले में सोना।
तो ऐसी वाली सिचुएशन में सर जब भूखमरी मचती है, और हम ये भी तो देखें ना कि ठीक है सीआईए ने कुछ किया तो क्या चाइना चुप करके बैठा हुआ? सर चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, 500 कंपनी चाइना की उसके अंदर फंसी हुई है, 4.2 बिलियन इन्वेस्टमेंट बची हुई है, तो क्या होगा सर? हर बंदा गेम खेलेगा, हम भी खेलेंगे, चाइनीज भी खेलेंगे, और अमेरिका तो खेल ही रहा है, और पाकिस्तान ऑफ कोर्स यू कांट इग्नोर आईएसआई। तो ऐसे में क्या होता है कि देश टूटता है ना? नॉट, आपने बिल्कुल सही कहा कि एथनिक लाइंस उतनी क्लियर नहीं है जितनी पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान तो अब ये स्टेट है कि कोई बाहर की हेल्प करे ना करे, वो खुद ही टूटने के लिए तैयार है। यहाँ पे द एक्चुअल वर्ड इज कि इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने पड़ने के लिए फिर हर देश का होते हैं तंत्र मंत्र जंतर, तो वो काम करेंगे सर। छोटी सी बैटल ग्राउंड है, 4 मेन पावर्स उसमें इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है सर। जैसे बर्मा में भी आप देखिए ना सर, बर्मा में भी एथनिसिटी पे है, टूटा हुआ है वो, बुद्धिस्ट एक जगह बैठे हुए हैं, क्रिश्चियंस एक जगह बैठे हुए हैं। तो यू आर राइट, बांग्लादेश का बड़ा कॉम्प्लेक्स सा डेमोग्राफी है, मगर फिर एरियाज हैं यहाँ पे सर्टेन मेजॉरिटीज आर जो, और वो मेजॉरिटी हमारे बॉर्डर्स को टच करती हैं, और वो हमारी अपने लोग हैं, तो उसका कुछ ना कुछ ट्विस्ट टर्न हो सकता है सर, पॉसिबल। क्योंकि बांग्लादेश जो है वो आपको लगातार चैलेंज कर रहा है। उनके लोग खड़े होकर कहते हैं कि साहब कि हम चिकन नेक को काट देंगे, हम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड पे, असम, बिहार, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर लेंगे। यहाँ तक कि ममता बनर्जी तक को विधानसभा में खड़े होकर कहना पड़ा कि भाई तुम यहाँ आओगे तो हम क्या लॉलीपॉप चूसते रहेंगे? लॉलीपॉप दूसरे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली सर। और अभी हमारे भी देखो, राजा भैया कह रहा है 15 मिनट दे दो, तो सर ये अभी इंडिया में भी रिएक्शन बड़ा अच्छा आ रहा है सर। आप चाहे हॉस्पिटल्स में उनको त्रिपुरा में कह रहे हैं हमने नहीं देखना, कलकत्ता में डॉक्टर्स कहते हैं हमने तुम्हें नहीं देखना, और जो लोगों को बंडल उठा उठा के फेंका जा रहा है, वो बात लगे कि जेएनके को छोड़ के बाकी जगह काफी हरकत हो रही है सर। छत्तीसगढ़ में हो रही है, असम में हो रही है, और अभी जैसे आपने कहा ममता दीदी भी थोड़ी सी हिली है, उनको भी तख्त हिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वो भी कुछ करे। हमारे तो यहाँ रोंगियाज की बिजली पानी काटी गवर्नर साहब ने, और चीफ मिनिस्टर ने बहाल कर दी। यहाँ तो खैर जम्मू एंड कश्मीर तो कहानी अलग है ना, तो बाकी स्टेट्स में तो हलचल हो रही है सर। एंड आई बिलीव कि वो जो पहले 10 15 20 लोग जो रोज उठा उठा के बाहर फेंके जाते थे पार्टी तरफ, आई थिंक उनकी आई वुड लाइक टू बिलीव कि उनकी अभी जो संख्या है वो हजारों के ऊपर, हजार के टर्म्स में आ गई, मे बी 1000 1200 1400 पर डे के हिसाब से निकाले जा रहे हैं। कितना सच है कितना झूठ है चीजें बाद में नजर आएंगी, लेकिन हो तो रहा है सर, स्टेट्स पे एक्शन हो रहा है बांग्लादेशीज के ऊपर। और अभी देखिए पैन वर्जन 2 आया, इसका क्या असर पड़ता है कैसे? हालांकि उन्होंने तो पूरा कर रखा है, जिन्होंने नकली आधार कार्ड बनाए हैं उन्होंने तो पूरी फिंगरप्रिंट लगा के बनाए हैं, वो तो हमारे बनाने वालों ने बना के दे दिए 500 रुपए में उनको। बट बहुत बड़ी संख्या है सर, व्हेन यू हैव अ करोड़ 2 करोड़ लोग कहते हैं, कोई तो 5 करोड़ भी कहते हैं, इतना तो नीचे 2 करोड़ का एस्टिमेट है। हाँ, वो लोग तो जब मुसलमानों की पॉपुलेशन भी 3 गुनी बता देते हैं। तो एक्चुअली फिर यहाँ पे भी भी 2 तरह के लोग हैं। उनको लगता है कि भाई हिंदूज को यदि अवेकन करना है तो उनको डराओ। तो ये जो डराने वाली जो है ना बच्चों, उनको ये नहीं पता कि भाई हिंदू डरने से नहीं, हिंदू को आपको उसको प्रेरणा देनी पड़ती है, और वो प्रेरित होता है, उसको प्रेरित होने की प्रक्रिया है। उसको आप सच बताओ तो वो प्रेरित होता है। ये झूठ मूठ बता के, विक्टिम प्ले करके और रो धो के कि साहब मारे जाओगे, खत्म हो जाओगे, इससे मुझे नहीं लगता कि हिंदूज के ऊपर कोई विशेष वो होता है। लेकिन जब आप उनको आगे का रास्ता दिखाते हैं, उनकी वीरता को आप याद दिलाते हैं, तब वो एक्टिवेट होते हैं। और इस समय वही हो रहा है, रिएक्शन जो है वो प्रतिक्रिया हो रही है। और प्रतिक्रिया होने के साथ साथ मैं हमारे भाई लोगों को कहना चाहूँगा कि भैया एक तो जो है मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ा चढ़ा के बताना बंद करो। वो वैसे ही अपनी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तुम और बढ़ा चढ़ा देते हो। आपके तो जम्मू कश्मीर का तो उदाहरण है ही 2011 और उससे पहले के सेंसस का। 1981 से शुरू हुआ था सर। 1981 से उन्होंने अपनी 20-30% जो है पहले ही बता रखी है बढ़ा के। सर आपने एक बहुत पते की बात कही, जो हमारे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे हमारी सभ्यता को और देश को, उन्होंने बिल्कुल सही वो पॉइंट चुना जिससे देश बर्बाद होते हैं। कि हमें उन्होंने बताया कि तुम गुलाम थे, तुम्हें बाहर वाले आके गुलाम में बिठा देते थे, होम राजा कभी एग्जिस्ट नहीं किए, उनके सारी की सारी कहानी गायब कर दी गई। तो उनको पता था कहाँ चोट करनी है। और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर उसको हम रिवर्स कर पाए और अपने लोगों को अपनी हिस्ट्री जो कि अब हो रहा है थैंक्स टू
गुड ऑथर्स थैंक्स टू सोशल मीडिया। हालांकि हमारा करिकुलम तो अभी भी थोड़ा डावाडोल ही है। और JNK में क्या हो रहा है सर, कल आपने न्यूज़ में शायद देखा होगा कि यहाँ श्रीनगर में, कश्मीर में जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स जो CBSE और IC में से या JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में थे, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट एन मास कैम्ब्रिज सिस्टम ऑफ एजुकेशन में शिफ्ट कर रहे हैं। तो वहां भी अभी लोग वरीड है, पेरेंट्स, कि आप उनको क्या पढ़ाना। उनको तो वरी है कि वाली फीस बड़ी बढ़ जाएगी, कैम्ब्रिज मतलब कि आपने फिर काफी फैसिलिटीज क्रिएट करनी है। तो ये आपकी पॉइंट बड़े एक, आई थिंक लोगों को आपके बड़े अच्छे व्यूअरशिप है, उनको समझना चाहिए कि हमें जहाँ पे हराया गया है वो हमें साइकोलॉजिकल हराया गया है, ये बता के कि हम डरपोक हैं, हमने कुछ नहीं, हमने हमेशा गर्दन झुका दी। हमें ये नहीं बताया गया कि हमारे पूर्वज ना इतने असॉल्ट होने के बावजूद जो डर गए वो तो कन्वर्ट कर गए, बाकी खड़े रहे, और इसलिए आज हम हाथ में क्लेवा पहन के घूमते हैं। तो ये प्राइड धीरे धीरे आ रहा है सर, एंड आई थिंक दिस की यहाँ पे है। बाकी नंबर्स फेच करने में बिल्कुल आपने सही कहा, उसका कोई मतलब नहीं बनता। वो सर सरकार से लेके दूसरी पर हर तरह के लोग फर्ज करते हैं, और आई थिंक वो गलत फहमी में करते हैं कि इसका कुछ असर होता है। यू आर राइट, इंस्पिरेशन मैटर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फियर साइकोसिस के उससे और लोग जो है वो डिमोरलाइज और होते हैं, बगैर मतलब का ये सब करते हैं। मैं तो कब से कहता रहता हूँ भाई, मैंने सेंसस ऑपरेशंस देखे हैं ऑन एन एवरेज। ये बल्कि फतवे आते थे मुसलमानों को कि साहब हर एक जो है वो अपना एक एक बच्चा बढ़ा के बताओ। क्यों? उस वक्त तो राशन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता था, बढ़ा के बताओगे तो राशन कार्ड आपको मिलेगा। कई कई लोग तो, कई हमने ऐसे केसेस भी पकड़े जिसमें बच्चे 3 है बता 8 रहे। फर्जी राशन कार्ड से जो एक्स्ट्रा माल मिलता है उसका भी पूरा का पूरा नेक्सस बना हुआ था कि भाई इतने तुम्हारे जो है वो एक्स्ट्रा है और इसके इतने पैसे ले लो और हम तुमको इतना एक्स्ट्रा दे देंगे, उससे जो है वो पैसे बन रहे हैं उनके। तो भाई हर तरह का इंसेंटिव है बढ़ा के बताने के लिए, कम बताने का कोई इंसेंटिव नहीं है। ये सीधी सी बात है, इतनी सीधी सी बात लोगों के समझ में नहीं आती। बस नहीं साहब वो तो कम बताते हैं। हर बंदा जो आया हुआ है बांग्लादेश से वो अपना सबसे पहले देखता है कि मैं कैसे जो है वो एनरोलमेंट कराऊं अपना, और साथ में 4 का और एनरोलमेंट कराऊं फर्जी, जिनको बाद में ला सकूं। एब्सोल्युटली। यहाँ तो रोंगिया से शादी कर ली, यहाँ गवर्नमेंट ने सर्वे करवाया ना सर, 4 एनजीओ दिखी जो कि बड़ी सपोर्ट कर रही थी, उसमें से 116 लड़कियों ने लोकल लड़कों से शादी कर ली है जम्मू में। तो वो तो सर वो बन गई ना सिटीजन, वो तो सिटीजन बन गई, फिर वो तो क्या कर सकते हैं। हालांकि ऑटोमेटिक सिटीजनशिप है नहीं भारत में, है नहीं इंडिया में। तो वही है कि अब यहाँ तो वो तो पाकिस्तानी कह बीवी देंगे बैठी है कश्मीर, यासीन मलिक की बीवी पाकिस्तानी, हाँ। बहुत सारे हैं जो पाकिस्तानी बीवी हैं। और अभी वो अभी पीछे प्रोटेस्ट कर रही थी कि हमें पाकिस्तान जाने नहीं दिया जा रहा, वीजा नहीं दिया जा रहा। बिकॉज तो बड़ा देश है सर, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम चलती रहेगी सर। द मेजर इशू इज की देश के अंदर की सिक्योरिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बाकी जो भी हो रहा है, हमें जैसे हमने पिछली बार भी कहा था सर कि सब पीछे हट रहे हैं, पाकिस्तान वीक हो रहा है, चाइना पीछे हो रहा है, बांग्लादेश चूं चूं कर रहा है, बट अभी हमारे पास टाइम है कि हम अंदर थोड़ा देखें, झांकें। और जैसे आपने कहा कि अगर वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं तो फिर सरकार का फर्ज बनता है कि उस संख्या को रियल टर्म्स में सामने लाए। उसके लिए चाहे सेंसस भी ड्यू है, अब देखते हैं क्या करते हैं सर। पर आप यहाँ तो डिलिमिटेशन करने की जल्दी पड़ी हुई है कि उसी सेंसस 2011 वाले में कर दिया कश्मीर में, तो उसका रिजल्ट देख लीजिए आप। हमारा क्या हो रहा है, हमारे यहाँ असेंबली में अभी ये बातें हो रही हैं कि सेक्रेट मूव कुछ होना चाहिए। एनसी पार्टी को सीएम साहब कह रहे हैं कि चुप करके बैठे रहो, बस स्टेट आने दो, फिर देखते हैं। तो ये कहते हैं ना, पल की खता सदियों ने जो भी सजा पाई, ये ऐसा होता रहेगा। तो इस टाइम की हम अंदर देखना शुरू करें सर, और अंदर वाला सिस्टम ठीक करें। बाहर तो ठीक है, बाहर अपने आप ही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। अच्छा, ये जो इन्होंने पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था पहले इन्होंने ड्रोन उड़ाए, अब ड्रोन उड़ाने के बाद पता चला कि भाई वो पाकिस्तान के जो हैं वो वेपन स्पेशलिस्ट वो आए हुए हैं, और वेपन स्पेशलिस्ट जो हैं वो उनको बता रहे हैं कि जो हमने वेपन भेजे हैं, जो शेल्स भेजे हैं या और जो वेपन्स भेजे हैं उनको आपको कैसे यूज़ करना है। और आपके सोरोस के जो एक्स CEO मार्क ब्राउन,
वो जाके यूनुस से मिल रहे हैं और अपनी सपोर्ट प्लेज कर रहे हैं। तो ये आखिरकार क्या मतलब बांग्लादेश का लॉन्ग टर्म प्लान है क्या? कोई प्लान नहीं है सर। उनका खाली प्लान एक ही है कि प्लान है भाई, भारत को अपोज करना है बस। अपोज करना, क्योंकि उनको डीप स्टेट चाहती है कि वो करते रहे और भारत इसमें लड़ाई में एक ऐसी मिलिट्री सिचुएशन पैदा की जाए जिसमें भारत इन्वॉल्व हो जाए। आप ये देखिए सर, कुछ भी कहें, हमारी मिलिट्री माइट तो कंपेरेबल ही नहीं है बांग्लादेश के साथ। एक दिन उसने एक फौजी चैनल पे हम मजाक कर रहे थे कि मीडियम का अम्युनिशन तो हमने भेज दिया, बांग्लादेशी जो 4 फुट 4 इंच वाले होते हैं तो उसका बंदों का साइज मीडियम के गोले से कम होता है। ये ना हो कि बंदा ही लोड कर दें गन में रात को अंधेरे में, पता नहीं चले बंदा लोड कर दिया कि आर्टिशियल लोड कर दिया। इनफैक्ट आर्टिशियल इज हैवियर एंड इन एट टाइम्स बिगर देन अ नॉर्मल बांग्लादेशी, एवरेज बांग्लादेशी। तो इनका कुछ नहीं करना सर। इन्होंने डीप स्टेट ने इनको, जो जैसे हमारे अंदर देखो ना सर, हमारे पढ़े लिखे लोग जो उनको से लेसन ऊपर से हुक्म आता है वो जहां आके उल्टी कर देते हैं, तो वो करता रहेगा। तो जब तक अमेरिका स्टेबलाइज नहीं होता, अपना लुक आफ्टर नहीं करता, अपना सिस्टम ठीक नहीं करता जिसमें टाइम लगेगा, तो ये उकसाता रहेगा सर। अभी यही है ना सर कि हमें रेड लाइन, आई थिंक सरकार ने हमारे ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है कि उसके उधर भोंगते रहो कुत्ते की अभी तरह। अब तो ये मान के चलते कि भाई ये अमेरिका का फ्रंट बना हुआ है बांग्लादेश। ट्रू, डीप तो स्टेट का फ्रंट। क्या डीप, हाँ वो अमेरिकन डीप स्टेट जो डेमोक्रेट पार्टी है वो तो डीप स्टेट की चलाती है। ट्रू सर। लेकिन क्या हम ये 100% श्योर हो सकते हैं कि भाई ट्रम्प के आने के बाद वो फ्रंट नहीं रहेगा, या ट्रम्प के लिए उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, या ट्रम्प जो है वो सेंट मार्टिन्स को नहीं लेना चाहता? सर वेरी डिफिकल्ट टू से, और इनफैक्ट क्या पता चले कि ट्रम्प रहे ना रहे। ये लोग तो मारने से भी बाज नहीं आते, और 2 बार तो कोशिश कर ली इस इलेक्शन में। इट नॉट बी इजी फॉर ट्रम्प टू कि रातों रात एक ऑन ऑफ बटन दबाएगा और सारा पलट जाएगा, ऐसा नहीं होगा सर। ये सिस्टम जो कि चलते आ रहे हैं सर। जब सीआईए बना था सर, तो तब भी प्रेसिडेंट ने कहा था कि गलती होगी। वो तब से सीआईए चल ही रहा है सर। प्रेसिडेंट्स आते रहे, गलती बोलते रहे और चलते रहे। आप एक चलते चलाते सिस्टम को ऐसे कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो सर? अभी वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी खत्म कर देंगे, ठीक है करो। हर देश में प्रॉब्लम्स हैं ब्यूरोक्रेसी को लेके, जुडिशरी से लेके, बट आप उनको एक झाड़ू लेके साफ नहीं कर सकते ना सर। टेक्स टाइम। और जो डीप स्टेट जो कि अकाउंटेबल ही नहीं है, ब्यूरोक्रेसी एटलीस्ट कुछ अकाउंटेबिलिटी तो है, सामने तो बैठी है। हालांकि ब्यूरोक्रेसी, स्टेट डिपार्टमेंट की ब्यूरोक्रेसी पूरी डीप स्टेट की मेंबर है, बट द फैक्ट रिमेंस कि आप ओवरनाइट चेंज। इसलिए इसलिए जब ट्रम्प आता है सर, उसने तो अपना अपना ही घर सीधे करने में। और अगर आप ये मानिए कि जो उसने अपॉइंटमेंट्स की है, अगर उनके अप्रूवल नहीं आते कांग्रेस से, जब बात कोर्ट्स में चली जाती है, इनफैक्ट सेनेट, हाँ सेनेट से अप्रूवल नहीं आता, तो उसका अपना ही कीचड़ इतना फैल जाएगा कि उसको निकलना मुश्किल हो जाएगा सर। बांग्लादेश डीप स्टेट की प्रायोरिटी है। ट्रम्प आके तो सब सुधारेगा नहीं लगता सर। बट मेरा वही है कि ट्रम्प के आने के बाद हम शायद कुछ एक एक्शन जो हम फूक के कदम रख रहे हैं, उसमें शायद थोड़ा सा हमें ये होगा कि ठीक है अभी उधर से प्रेशर नहीं आएगा, बट ओवरऑल नहीं खत्म होगा सर। ये जो स्टेट हम सब जानते हैं, अमेरिका वर्क्स ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उनकी गवर्नमेंट्स आती हैं जाती हैं, उनके ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म प्लान्स वही रहते हैं। वो हमने बार बार देखा है। गवर्नमेंट तो बार बार चेंज हुई है सर, भी ठीक है, ओबामा आया, बीच में ट्रम्प भी आया था, बट ओवरऑल क्या हुआ सर? हमारे साथ भी जो रिलेशन थोड़े से ठीक हुए, फिर दोबारा बैक टू स्क्वायर वन। तो ओवरऑल पॉलिसीज लॉन्ग टर्म किसी भी अच्छे देश के लिए यही हित में होता है सर कि एक चार्ट, रूट चार्ट बनाए और उस पर चलते रहें। फिर थोड़ा सा कॉरिडोर सा बन जाता है, एक लाइन नहीं होती जिसके कॉरिडोर के अंदर गवर्नमेंट कर लेती है काम, कभी राइट कभी लेफ्ट। आप ये तो नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट को सीधी डिवाइडर वाली लाइन पे चले, वो तो नहीं चलेगी कोई भी सरकार। तो इतना को ओवर मैसिव चेंज नहीं मुझे लगता देखने में। और इसमें है, और अमेरिका की एक और नीति भी तो है ना सर, कि जब तक प्रॉब्लम घर से दूर है, मेन लैंड से दूर है, उसको अब हवा दे के रखो। तो अगर बांग्लादेश में कल आग लगती है सर, डीप स्टेट लगाए, कोई भी लगाए, तो क्या फर्क पड़ता है अमेरिका को? उनको सीरिया में हो रहा, तो अमेरिका को क्या फर्क पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आग लगा के बैठे हुए हैं सर। तो ये तो उनकी पॉलिसी है सर, जब तक घर के अंदर कोई आग के फ्लेम्स ना आए, दे डोंट रियली केयर। अच्छा साहब, ये जो सीरिया में हुआ, इसमें तो बिगेस्ट गेनर जो है वो तो इजराइल लग रहा है। उसने तो जाके खताना तक पे कब्जा कर लिया, जो को ऑलमोस्ट दमिश्क का सबर्ब है। सर इसमें ना मेरी थोड़ी सी एक राय डिफरेंट है। पिछले शो में याद है हमने कहा था कि तब इन्होंने एल्पो लिया ही था, और मैंने कहा था कि एज ए फौजी मुझे लगता है जो टेरेन है डेजर्ट की, जैसे एल्पो से बाहर निकलेंगे तो सोवियत रशियंस को मार के भूत बना देंगे इनके फोर्सेस का। लेकिन गोली भी नहीं चली। ये मेरा जो अपना पर्सनल असेसमेंट है सर। तो इजराइल में मांड वाली हुई है क्या? मांड वाली हुई है? मांड वाली इन द सेंस की
दे वर ट्राइंग कि रशिया इसमें घुसे, कॉन्फ्लिक्ट में घुसे और ईरान भी फंसे। रशिया ने वो किया सो जो रशिया ने हिस्टोरिकली किया है। आप नेपोलियन का कैंपेन जब वो मॉस्को पहुंच गया था, मॉस्को के अंदर घुस गया था नेपोलियन, और उसने देखा कि मॉस्को खाली है 1812 में, मॉस्को खाली है और आधा मॉस्को जला रखा है रशियंस ने खुद। देव उड़ान दिया हिटलर को अंदर, नेपोलियन को, आ जा तू अंदर। और जब बर्फ पड़नी शुरू हुई तो रशियंस ने फिर उसकी ऐसी की तैसी की कि 2 साल बाद उसका वाटरलू का वो नेपोलियन खत्म हो गया। फिर हिटलर साहब आए 100 साल के बाद, 15-20 साल के बाद, उसको वो लेते लेते वही मॉस्को पहुंच गए। उसका जो फॉरवर्ड वैनगार्ड था, रेकी ट्रुप्स जो थे जर्मन आर्मी की, वो मॉस्को से 8 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए थे और उनको उन्हें स्टेलिनग्राड में ऐसे फंसाया, अपने ही शहर को उनके हवाले करके उसी को घेर लिया। तो रशियंस की जो फेबियन वे ऑफ फाइटिंग वॉरफेयर ये कहता है सर कि हम लोग टेरिटरीज इमटेरियल, हमें अपने रिसोर्सेज और अपने बंदे बचा के रखने हैं, और जब दुश्मन वीक होगा वील बी एबल टू टेक। जैसे कहते हैं कि मेहनत करो, पैसा अपने आप आएगा, पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आगे भागता है। तो रशियन फिलॉसफी ये है सर। तो उस नजर से अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से जो यहाँ से इनकी सीरियन आर्मी सर, जो टुची फुची आर्मी नहीं थी, इसी आर्मी ने इसी अपोजिशन को मार मार के यहाँ से भगाया था। तब भी यूएस की सपोर्ट थी, तब भी टर्की की सपोर्ट थी, तब भी इजरायली इंटेलिजेंस इनके साथ थी। ऑफ कोर्स रशियंस एयर 2015 में आकर उन्होंने किया, लेकिन 2011 से लेकर 2015 तक इसी आर्मी ने उनको रोक के रखा और उनको भगाते गए। और ये आर्मी बिना गोली चलाए सारी की सारी उठ के इराक में चली गई, ईरानियन भी और ये भी सीरियन भी। तो किसी ने पूछा कि आप लोगों ने क्या अपोजिशन ऑफर किया, तो कहते हम उनको देख रहे थे, वो आ रहे थे, हम देख रहे थे, वो आते गए, हम देखते गए, पीछे होते गए। तो सर ये बड़ा प्लान लग रहा है। दिस इज नॉट कोई भी फौज 2.5 लाख थी, उसमें से 1.25 लाख बची थी, ठीक है, उनको पे नहीं मिल रही थी, सैलरी नहीं मिल रही थी, वो सब कुछ था। सर आप ये मान के चलिए किसी भी फौज में कोई ना कोई वीरेंद्र सहवाग टाइप, जैसे पाकिस्तान ने टारगेट दिया था और इंडिया डिफेंस पे आ गया था, तो वो चौके छक्के पे शुरू हुआ। उसको पूछा था, सर आई वांटेड टू विन, मैं खेल रहा था 400 का टारगेट जीतने के लिए। तो कोई ना कोई नमूना ऐसा मिल जाता है कमांडर जो कि कहता है ऐसी की तैसी मैं लड़ूंगा। तो यहाँ सर एक भी नहीं, नोइंग वेरी वेल कि जब ये आएंगे आपकी लेडीज के साथ क्या करेंगे, आपके बच्चों के साथ क्या करेंगे, जो कि इनकी इतिहास है अलकायदा का और ISS है जिससे बनी है HTS, लेकिन सारे के सारे फोल्ड करके। तो मांड वाली ये हुई है सर, रशिया वहां से निकल गया और उसने ईरान को बोला तू भी निकल चुपचाप। अभी इसराइल का जो है ना सर, इसराइल की जो जीत है वो टेम्पररी है सर। आप HTS जैसे अलकायदा जैसे ग्रुप के साथ कभी दोस्ती वो निभाएगा नहीं। आपको वो अगर लगता है कि वो आपको एक लॉन्ग टर्म पीस देगा, इसराइल ने एक फ्रंट और खोल लिया। इनफैक्ट कल यूएसए ने बम्बार्डमेंट की है, कल यूएस, इसराइल और टर्की ने रेबल्स के ऊपर बम्बार्डमेंट की है अपने सो कॉल्ड अपने बंदों पे। और जो आप कह रहे हैं वो जो आगे गए हैं, लड़के गए हैं। तो इसराइल मुझे लगता है सर, लाइक आई सेड, यूएसए दूर बैठा है, रशिया भी दूर बैठा है, ईरान भी दूर है, बीच में इराक पूरा उसको भी विसिनिटी नहीं है। इसराइल, टर्की, जॉर्डन और इराक, ये स्टेक होल्डर्स हैं जिनको आग की सेक लगेगा सर। उसमें ईरान, इराक तो डजंट एग्जिस्ट, खत्म। टर्की की मजे की बात क्या है सर, सो कॉल्ड HTS को सपोर्ट कर रहा है यूएस, उधर कुड्स को सपोर्ट कर रहा है यूएस। तो पेंटागन एक तरफ, स्टेट डिपार्टमेंट एक तरफ। तो जो कुर्दिस्तान पे जंग होगी टर्की में, उन दोनों तरफ अमेरिका है। तो ये सर जंजाल में फंसा गया। एक और मैं बड़े इंटरेस्टिंग पेपर पढ़ रहा था कि जब रशियन यहाँ पे थे सर, देवर देर, उनको इनवाइट किया गया था इसलिए वो आए थे, और उन्होंने असद को बोला था कि भाई हम तेरे को गवर्नेंस के लिए नहीं आए, हम तेरी हेल्प करने आए हैं, तो अपनी करप्शन ठीक कर ले। इट इज बिलीव्ड कि एयरफोर्स के अलावा रशियन ट्रुप्स जो ग्राउंड पे थे, जिन्होंने लड़ाई कभी नहीं लड़ी, दे डिडंट फाइट, लड़ती थी हिजबुल्लाह और ईरानियंस और सीरियन आर्मी। उन्होंने 2015 से लेकर 2024 तक गांव जाके दे डिड, जिसको कहते हैं ना कंसल्टेशन विद द कम्युनिटीज। उन्होंने हर नेटवर्किंग आज के डेट में, एज पर दैट पेपर, रशिया जितना अच्छी तरह से सीरिया को समझता है उतना शायद सीरियन भी नहीं समझते, बिकॉज इनको लोगों ने जाके लोअर लेवल पे कम्युनिटीज, लोकल बॉडीज के साथ मिल के उनके आपस में डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करके, बिकॉज असद साहब वाज हैविंग गुड टाइम। और एक और इंडिकेशन मैं आपको बताता हूँ क्यों, व्हाई आई एम सेइंग दिस सर। ब्रिक्स हुआ, ब्रिक्स में असद बीइंग अ वेरी गुड एलाई ऑफ रशिया एंड ईरान, उसको इनवाइट किया गया था, वो नहीं आया। असद आल्सो रिफ्यूज टू स्पीक टू टर्की, जब टर्की ने कहा कि हमसे बात कर ले, थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। टर्की ने ब्रिक्स के लिए एप्लीकेशन दे रखी है एडमिशन के लिए। टर्की के नेटो से पंगे हैं, और टर्की के अंदर एज वी स्पीक
रशिया पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है आज, चाइनीज ने 2.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। तो आपको लगता है कि गेम इतनी सिंपल है सर? जो मुझे लगता है, रशिया और ईरान पीछे हट गए, टर्की को उन्होंने बीच में घुमाया, और इसका एंड रिजल्ट जो होगा सर, जो सिविल वार एक स्टार्ट होगी यहाँ पे, जैसे लग रहा है, क्योंकि जो रशियन होल्ड है इसके अंदर, और जो तेल के कुएं छोड़ने नहीं अमेरिका ने, तो अमेरिका तेल बचाने के चक्कर में कुर्द को सपोर्ट करेगा, कुर्दिस्तान को हटाने के चक्कर में अमेरिका टर्की को सपोर्ट करेगा। टर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट रशिया एंड चाइना कर रहे हैं, उनका न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं, उसको ब्रिक्स में एडमिशन देने का प्रॉमिस कर रखा है। इन्होंने असद को ड्रॉप किया है, रशिया ने डेलिबरेटली असम को वहां से निकाला, इसलिए ये उसको रेबल्स ने नहीं किया सर, इसकी सपोर्ट रशिया ने हाथ हटा दिया था जब असद नहीं आया ब्रिक्स में, विच वाज अ टर्निंग पॉइंट। उससे पहले क्या हो रहा था रशिया और असद के बीच में, विच हमें पता नहीं है पब्लिकली, बट कुछ डिफरेंसेस थे, और ये बहुत बड़ा एक ह्यूमिलेशन तो नहीं कह सकते, एक स्नब था रशिया को कि आपने उनको इनवाइट किया और आप ब्रिक्स में नहीं आए, और उसके एकदम बाद उन्होंने नीचे से दरी खींच ली, और बिफोर रेबल्स कुड रीच वो बंदा रशिया पहुंच गया, उससे पहले भी वो रशिया था भाई देवे। तो सर ये गेम इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन जैसा क्वेश्चन था इजराइल आज खुश हो सकता है सर, पर क्या अगर आपका पड़ोसी, अगर हम ये मान के चलें कि अलकायदा और का चीफ वेस्ट एशिया का आज वो अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनता है सीरिया का, तो क्या वो रशिया से अच्छे रिलेशंस बनाएगा सर? ये क्योंकि इन बंदों ने, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने कभी किसी गवर्नमेंट का, उनको कैलिफेट का सपना है सर, उन्होंने कस्में खा रखी हैं कि हमने कैलिफेट बनानी है। अब इजराइल को लग रहा है कि ये लड़ाई चली ये बड़ी अजीब सी बात है कि जिनको कैलिफेट बनानी है खुद की, उनको जो पुराना जो खिलाफत उस्मानिया जिनको बनानी है, वो दोनों आपस में कोऑपरेट बन रहे हैं। मतलब हाँ, वो जो जिनका तो जिसको खिलाफत उस्मानिया वापस रिवाइव करने का सपना है, वो जो है वो दूसरे जो खलीफा है वो जो बनना चाहता है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहा है। बड़ी विचित्र सी बात है। विचित्र, और जिस बंदे ने अपने हाथ से अमेरिकन सोल्जर्स के गले काट के वीडियो बनाया, उसको सपोर्ट करके आज डमास्कस में बिठा रखा है एज द हेड ऑफ द स्टेट, व्हाटएवर, उसको भी एडवाइजर टू समबडी बना देंगे, और समबडी तो कोई पता नहीं क्या वो ये हो गया मोहम्मद यूनुस ऑफ द मिडिल ईस्ट। सीरिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। मिडिल ईस्ट में एक मोहम्मद यूनुस क्रिएट कर दिया, जैसे वहां पे मोहम्मद यूनुस क्रिएट किया वैसे यहाँ क्रिएट कर दिया। वैसे ट्रंप ने कहा हमें कोई लेना देना नहीं है, उसका ट्वीट आया, तो आपको ये लगता है कि भाई कोई पीछे की कोई ट्रंप और पुतिन में कोई बातचीत हुई जिसके रिजल्ट में पुतिन विड्रॉ कर गया, और ट्रंप जो है वो बाद में अपने हाथ खींच लेगा, ही विल गेट आउट के भाई मैं तो ना इस तरफ हूँ ना उस तरफ हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो उसके बाद क्या होगा? अच्छा, जहाँ तक इजराइल का सवाल है, इजराइल ने एक तो क्या है कि वो माउंट हेरमन जो वहाँ का जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पर कब्जा कर लिया है, तो दैट गिव्स देम अ ह्यूज लिवरेज एज फार एज देयर ओन सिक्योरिटी इज कंसर्न। वो तो कम से कम अब गोलान हाइट से तो अब वो इम्प्रेग्नेबल हो गए, क्योंकि पहले माउंट हरमन सीरिया का कब्जा था, तो सीरिया से वो फिर भी थ्रेटेंड फील करता था, लेकिन अब तो वो इम्प्रेग्नेबल हो गया, और वो आगे जाके बफर जोन और बना लिया डेमस्कस के पास तक। सर हरमन में पिछले साल भी गया था इजराइल, लास्ट ईयर के ऊपर फोटो देखेंगे, क्योंकि ये सारे बॉर्डर्स खुले पड़े हैं। इजराइल इज वरीड अबाउट अपना बॉर्डर, बाकी देश को कोई परवाह नहीं है। जैसे इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान आर्मी सो रही होती थी सर, सुट्टे लगा के, और हम एक एक इंच पे पहरा दे रहे होते थे कि उधर से टेररिस्ट अंदर ना आ जाए। सिमिलरली 2023 में भी आईडीएफ हैड रीच हरमन, वहां के फोटोग्राफ्स में बर्फ गिर रही है और वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो एक पॉइंट मैं मानता हूं, एज अ सोल्जर आई विल से यस, इफ यू होल्ड अ हाईएस्ट एरिया पॉइंट इन एनी एरिया, तो आपकी डोमिनेशन, आपकी ऑब्जर्वेशन जो आज से 15-20 साल पहले इंप्लीकेशन थी वैसी नहीं रही, क्योंकि आज से 15-20 साल पहले आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ के देखते थे। आज आपके पास ड्रोन्स हैं, आपके पास मीन्स हैं कि आपको अच्छी पहाड़ी पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये दिस इज ओनली वन पॉइंट अलोंग द गोल्डन हाइट के ईस्ट, गोल्डन हाइट्स के ईस्ट में। पर आप ये इमेजिन कीजिए सर कि क्या इजराइल के पास क्षमता है, मैन पावर है। अगर इजराइल होता ना पाकिस्तान जितना बड़ा या ईरान जितना बड़ा तो ठीक, उनके तो विक्ट्री थी सर, वो तो आधा सीरिया भी ले लेते अभी तक। क्या उनके पास मैन पावर है कि जाके वो एक एक्स्ट्रा एरिया और जाके डमस्कस के बगल में जाके होल्ड करके बैठे, और क्या लोकल्स उनको होल्ड करने देंगे सर? मजे की बात क्या हो रही है सर, जितने सो कॉल्ड रेबल्स हैं एचटीएस, ये सारे के सारे नॉन सीरियन हैं। इसमें चाइनीज यूगर्स भी हैं, तजीक्स, उज्बेक्स, पाकिस्तानीज, एंड ऑफ कोर्स इराकीज एंड ईरान के भी हैं लोग।
तो फॉरेन आर्मी आपके अंदर आ गई है, आपको कोऑर्डिनेट करके बड़े प्यार से समझा बुझोगे, रशिया के साथ बहुत प्यारी नेटवर्किंग है, तो यहाँ सर ये दूध उबलने वाला है, और जिस दिन उबलेगा, मेरे को लगता है, हालांकि मैं इजराइल का बहुत बड़ा हितैषी वेल विशर हूं, मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, मगर मुझे लगता है इनके स्यापा ना पड़ जाए इजराइल को, क्योंकि इजराइल का इसमें क्या है सर, अगर आप ओवरऑल देखें, इन्होंने हिजबुल्ला से बड़ी मार, टू बी ऑनेस्ट तीसरी बार मार पड़ी इजराइल को। हिजबुल्ला को लेबनान के अंदर जाके हराना बहुत मुश्किल है, इन्होंने सीज फायर किया, सीज फायर होते हुए अटैक हो गया, ठीक है, आपने हिजबुल्ला को, अगर हिजबुल्ला जाके लड़ने लगे एचटीएस को, तो वीक, इधर से सप्लाई लाइंस आपकी काट दी, इसलिए हरमन में बैठा है, बिकॉज उसके बिल्कुल नॉर्थ में वो जो सप्लाई लाइन जो आती थी इराक से सीधी लेबनान में, वो उसको डोमिनेट कर रहा, उसको तोड़ दिया, उसने काट दिया। अब हिजबुल्ला सर कोई इंडियन आर्मी की तरह थोड़ी है कि उनको लड़ना है, वो ऐसे सिचुएशन में जो हमास कर रहा है वही करेगा, वो जस्ट सर्वाइव करेंगे सर, वो बिल में घुस जाएंगे। हमास को देखो कब से पीट रहे हैं, खत्म तो नहीं हुई ना सर, बिकॉज ये ग्रुप्स जो है दे हैव नो टेरिटोरियल डिग्निटी नहीं इनकी इन्वॉल्व, इनका होता है सर्वाइव कर जाए, ये फेज निकल जाए, फिर बाद में देखेंगे। तो ये जो मांडवाली आपने कहा ना वर्ड, बिल्कुल सही कहा, ये लग रहा है कि ट्रम्प और पुतिन में अंडरस्टैंडिंग है, और ये जो हुआ है दिस इज डीप स्टेट वर्क, जैसे बांग्लादेश में करने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ भी चाहता है सर। अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर रशिया यहाँ पे फंस जाता, बीच में लड़ाई शुरू हो जाती, तो वर्ल्ड वॉर थी, और वर्ल्ड वॉर होने के बाद क्या ट्रंप को आने दिया जाएगा, क्या वहां पे गवर्नमेंट बनेगी जो इमरजेंसी कैबिनेट होगी इजराइल की तरह, जिसमें कांग्रेस वाले, रिपब्लिकन और ये सारे डेमोक्रेट इकट्ठे बैठ के गवर्नमेंट बनाएंगे, या ट्रंप किस हो ही ना, वो सेरेमनी ना हो, बिकॉज एक वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी जी, बहुत बड़ा बहाना है। सो ये काम डीप स्टेट का है, इसलिए ट्रंप साइड पे खड़ा है, और इसलिए एक ब्रेक लेकर रशिया और ईरान अपना नुकसान किए बिना निकल गए। क्योंकि इसमें एक बात आप और देखिए सर, अगर यहाँ पे उलझ जाते हैं ये सारे आपस में, तो सबसे पहले हीट आती है ईरान के ऊपर, बिकॉज एसटीएस जिस स्पीड से सीरिया में आया, इसको इराक में रोकने वाला कौन है सर? इराक इज अगेन कंट्री जो अल्लाह के हवाले चल रही है, उसमें कोई गवर्नेंस वर्नेंस कुछ नहीं है। ये इराक में क्यों नहीं घुसे? और अगर इराक में घुस गए तो फिर ईरान कितनी दूर है, फिर तो ईरान का हो गया। तो ये सेटिंग है सर, और ये रशियन वे ऑफ फाइटिंग लार्जर वार है, मुझे तो ये लगता है सर। और जैसे मैंने कहा कि एज इंडियंस हम इसराइल के साथ खड़े हैं, पर मुझे थोड़ा सा, दे नो द बेस्ट ऑफ कोर्स, हमसे ज्यादा ही जानते हैं सर, बट इन लोगों के साथ दोस्ती, ओवर स्ट्रेचिंग द लॉजिस्टिकल लाइन, दिस इज ऑलवेज अ मिलिट्री नाइटमेयर, आप जानते हैं। इसकी वजह से चाइना 1962 में तेजपुर के बाहर तक आके वापस चला गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये रशिया करता है सर, वो जानबूझ के आपको कहता है आ गले लग जा, और पीछे हटता रहता है। और सडनली यू रियलाइज कि मैं गले लगने के चक्कर में मैं तो सब छोड़ आया पीछे, ये एक नदियां वो गाना नहीं छोड़ आया, फिर वो पीटता है। तो ये उसी टाइप का वॉरफेयर, तो हिस्ट्री में कुछ लेसन्स हैं सर जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है ये वही कुछ है। और इस पूरे सिचुएशन में मैं तो आपकी बात के अलावा भी मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि भाई रशिया हैज बीन, दे वर ट्राइंग टू ट्रैप रशिया में भी, लेकिन रशिया ने तो उसने कहा भैया मेरे को यूक्रेन चाहिए, मैं एम फोकस्ड ऑन यूक्रेन, मैं कहीं इधर उधर डाइवर्ट नहीं होने वाला। इफ यू आर ट्राइंग टू ट्रैप मी देयर, तो ठीक है, असद जाने उसका काम जाने, मेरा उससे क्या लेना देना। ट्रम्प भी यही कह रहा है बाय द वे, असद जाने या सीरियन जाने, सीरिया वाले जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि लेना देना है इसे, दैट विल सेट ऑफ अ फ्रेश वेव ऑफ इमिग्रेशन टू यूरोप। यूरोप शुड बी मोर वरीड, क्योंकि पूरा यूरोप जो है भाई ये सारे सीरियन इमिग्रेंट्स ने खराब कर रखा है। सर इसमें एक और देखने वाली बात यह है कि अमेरिका कैन एक्चुअली अफोर्ड टू से हमले, उनके बिकॉज उनकी एक आउटपोस्ट इजराइल के रूप में वहां बैठी है, और सऊदीज के साथ उनका रिलेशन ठीक है। रशिया कैन नॉट अफोर्ड टू लीव वेस्ट एशिया। वो यूक्रेन सॉल्व करके साल लगेगा, 2 साल लगेगा, इन चीजों में जल्दबाजी तो होती नहीं सर। हम इंडियंस को हर चीज में, आज हम बांग्लादेश के अंदर क्यों नहीं घुस गए, हमने ढाका क्यों नहीं ले लिया, वो हमारे वो 14 डे वॉर से हमारी आदतें खराब हो गई ना, हमें आते हैं सर। अदरवाइज जो लॉन्ग टर्म की वॉर, जैसे अपने 14 डे वॉर, तो भाई अब ना तो नियाजी जैसा जनरल होगा, अगर वो वहां पे लड़ जाता ढाका में, तो हमें भी साल लग जाता, वहां स्यापा पड़ जाता सर। वो तो सर ये वहां पे जो एक 4-5 GR एक बटालियन थी, जिसके सामने एक ब्रिगेड ने पूरे ने सरेंडर किया था, और बाद में बोला कि तुम्हारा ब्रिगेड कमांडर कहाँ है? ब्रिगेड कमांडर तो है नहीं, मैं सीईओ, मैं तो 600 बंदे, पूरी बटालियन नहीं पहुंची थी, और सामने 4000 लोग थे। तो कुछ गलतफहमी में कुछ डर के मारे
सरेंडर कर गया। अदरवाइज लड़ना सर किसी देश के अंदर जाके और बिल्ट अप एरिया में, और मुक्ति बहनी हमारे साथ थी तो भी हमारी कितने लॉसेस हुए सर, शहीद कितने लोग हमारे मारे गए। तो प्यूटिन अफोर्ड नहीं कर सकता वेस्ट एशिया को छोड़ना फॉरएवर। बट जैसे आपने कहा वो पहले फारिग होगा यूक्रेन से और फिर आके इसलिए हो जाए ठीक है तुम आओ, क्यों लड़ना सर आपस में। ए फॉरेन ग्रुप ऑफ पीपल जिनको सीरिया से लेना देना नहीं, वो आके सीरिया के ऊपर कब्जा करके बैठ गए। सीरिया के अंदर क्या लोगों ने चूड़ियां पहनी हुई है सर? सीरिया भी एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है सर। तो यहाँ एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाएगी जिसमें बाकी, जिसका सेक जैसे मैंने कहा 4 कंट्रीज को लगेगा। होपफुली इजराइल मैनेज कर ले, नहीं तो थोड़ा सा डेंजरस। इजराइल का आइडिया क्या था सर, जो ओवरऑल लगता है कि जब ये हुआ कि वेस्ट बैंक कैप्चर कर लो इसी लड़ाई झगड़े में और उठा के सारे पैलेस्टीनियों को फेंक दो सदर्न लेबनान में और गाजा वालों को निकाल के कर दो इजिप्ट में। दिस इज अ सिचुएशन प्रॉब्ली, एक पॉसिबिलिटी इजराइल को दिखाई डीप स्टेट ने कि ये कर लेते हैं, तो सीज फायर कर हिजबुल्लाह के साथ, तो हम ऐसे इनको तोड़ेंगे। दैट इज वन पॉसिबिलिटी जो कि इजराइल काम कर रहा होगा। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आपने बॉर्डर के ऊपर एसटीएस जैसा ग्रुप बिठा लिया, चाहे आप हरमज के ऊपर बैठे हो नीचे बैठे हो, तो सर आपने एक मुसीबत बुला ली। सीरिया कुछ भी था, एक सिविलाइज्ड कंट्री थी, पुरानी उसकी हिस्ट्री थी। अब गैंगस्टर्स आके उसके अंदर उसको कंट्रोल करेंगे और फिर इजराइल तो उन गैंगस्टर्स का एनिमी नंबर 1 है। तो ये थोड़ा सा बाय कंपैरिजन तो असद ही मे बी ए डिक्टेटर, लेकिन सोशली ही वाज अ लिबरल, और वहाँ पर कोई महिलाओं के ऊपर कोई ऐसे अत्याचार नहीं होते थे, कोई उनको बुर्का और हिजाब नहीं फोर्स किया जाता था, और इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ए वेस्टर्न सिटी। मैं तो गया हूँ सीरिया, बानियास एक जगह है लटाकिया और तारतुस के बीच में, ओके सर, और वहाँ का बड़ा ऑयल टर्मिनल है। तो आई हैव बीन टू बानियास। मैरीन इंजीनियर, जब आप मैरीन इंजीनियर थे। हाँ, जब मैं शिपिंग में था तब मैं बानियास गया था एक बार। तो वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे यहाँ के लोग होते हैं उस टाइप की जगह लगती थी। कोई बिल्कुल ऐसा यू डिडंट फील कि एज इफ यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ द वुड्स, जैसा कि कई मुस्लिम कंट्रीज में लगता है, वैसा नहीं लगता था बिल्कुल वहाँ पे। तो अब उसका इस्लामीकरण तो ये करेंगे ही, हालांकि अभी तो ये दिखा रहे हैं जैसे कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट इट इज इनएविटेबल। उनके डीएनए में सर, गले काटे इस बंदे ने अपने खुद गले काटे अपने हाथ से, तो हाउ विल ही इंप्रूव? यू कांट चेंज। डीएनए नहीं बदल सकता सर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, ये रशिया के जो ये बेसेस हैं, इन पर अटैक नहीं हुआ अभी तक, ना तो तारतुस पे हुआ ना लटाकिया पे हुआ। नहीं हुआ, उनकी एम्बेसी को गार्ड किया एचटीएस ने आके सर। तो जो मांडवाली हुई है, अमेरिका जितना मर्जी अपने को इंटेलिजेंस समझ ले सर, सीआईए हमेशा ब्लंडर करता है। ये एक और ब्लंडर हुआ है। रशियन और ईरानियन एम्बेसी पे भी अटैक नहीं हुआ सर। पहले हल्ला उल्ला मचा, फिर एचटीएस वालों ने आकर उनको भगा दिया। रशियन एम्बेसी पे तो हल्ला भी नहीं मचा। और टेक्निकली सर रशिया वहां पे एक गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट के इनविटेशन पे गया था। टेक्निकली आज की गवर्नमेंट रशिया को कह सकती है गुड बाय, प्लीज गो, तो रशिया को जाना पड़ेगा, पर उस सरकार ने भी कहा नहीं है। अदरवाइज 24 घंटे के अंदर न्यू गवर्नमेंट वुड हैव सेड कि भाई आप आए हमारे कहने पे, अब हमारे कहने पे आप बोरिया बिस्तर उठाओ जाओ। रशिया नहीं छोड़ेगा सर। रशिया के लिए मेडिटेरेनियन की ईस्ट कोस्ट पे एक बेस इतनी बड़ी, वो नहीं, यहाँ क्योस मचेगा सर अगर द थिंग्स डोंट गो प्यूटिन वे। प्यूटिन केजीबी का बंदा है सर, वो जो कहता है, जो कहता है वो करता नहीं, जो करता है वो कहता नहीं, वो उस टाइप का बंदा है। तो वो इनको ऐसे उलझाएगा ना सर कि पॉसिबली ट्रंप से अंडरस्टैंडिंग है कुछ, पर उसमें डीप स्टेट का फिर अपना रोल है ना सर। वो इतनी, ट्रंप को भी तो इतनी आसानी से गुड बाय नहीं बोलने देगी ना। हालांकि लाइक ऐसा अमेरिका के पास बेस है उस रीजन में, उनके पास इजराइल है सबसे बड़ी पोस्ट, उनके पास सऊदीज है, ईरान में, इराक में शर्म शेख तक वहाँ नीचे इनकी बेसिस हैं, इजिप्ट में। तो अमेरिका प्रेजेंस तो है, लेकिन अगर ट्रंप इसको गुड बाय बोलने की कोशिश करेगा तो हो सकता है डीप स्टेट यहाँ पे सिविल वॉर लगवा दे, विच इज अ पॉसिबिलिटी। और वैसे जो मैंने कहा कि कुर्द का क्या करोगे आप? कुर्द को मारने टर्की आएगा, दोनों तरफ अमेरिकन सपोर्ट है। तो यहाँ पे एसडीएफ तो मस्त हो गया ना। एसडीएफ तो बिल्कुल, उसने तो अब वो कुर्दिस्तान डिक्लेयर करने वाला है कुछ दिनों में सीरिया के अंदर। बिल्कुल, तो तुर्की के अंदर तो कर नहीं पा रहा, लेकिन सीरिया के अंदर तो कुर्दिस्तान और डिक्लेयर कर सकता है। इराक का पोर्शन भी खा जाएगा वो। हाँ, इराक का वो आपका बिल वगैरह वाला जो पोर्शन है वो सब, इनफैक्ट ईरान तक है, कुर्द बेल्ट तो बल्कि ईरान वो तक ये सारी जो सप्लाई हो रही थी वो
तो कुर्दिस्तान यानी कि जो इराकी कुर्दिस्तान है, ऑटोनोमस एरिया, और जो एसडीएफ का एरिया है, उसके थ्रू ही तो हो रही थी लॉजिस्टिकल सप्लाई, सो जो लेबनान को जो सारा सारा जा रहा था, तो इधर से ही जा रहा था। सो तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है मामला। और ट्रम्प बाबू जो है वो कनाडा को तब तक 51st स्टेट बना ही देंगे। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। गवर्नर गवर्नर ट्रूडो गवर्नर ट्रूडो। तो सर वी आर लिविंग थ्रू वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। बर्बादी का समय भी देखेंगे हम लोग, आई थिंक होना है, वर्ल्ड वॉर कह लो कुछ कह लो, बट आई थिंक वी आर प्रिविलेज्ड। हमने अपनी जिंदगी अच्छी जी जा ली, ठीक ठाक काट ली सर। हमने कुछ देखने हैं तमाशे जो कि शायद आने वाली जनरेशन भी बड़े साल तक नहीं देखेगी, और पीछे वालों ने भी नहीं देखा, बिकॉज जिन्होंने पिछली बार देखा था वो जनरेशन खत्म होगी, जिन्होंने वो वर्ल्ड वॉर देखी थी। ऐसे वाला एक माहौल, गंदा सा माहौल बनने वाला है। लेट्स सी कहाँ जाते हैं। आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कर्नल सर। अजय रैना जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत सर।